गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज हर्षिता राजेश फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भीलवाड़ा। आज कंपनी लॉ में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रमोटर्स। ओके, तो प्रमोटर्स से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी जब फॉर्म होती है तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए 3 स्टेजेस क्लियर करनी होती है। सबसे पहले होता है प्रमोशन ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रवर्तन। दूसरा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं निगमन या रजिस्ट्रेशन। और तीसरा होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इट मीन्स व्यापार को प्रारंभ करना। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं जो एक कंपनी के फॉर्मेशन में क्लियर करनी होती है। कंपनी जो फर्स्ट स्टेज है कंपनी के फॉर्मेशन की, कंपनी का प्रवर्तन, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। प्रवर्तन का मीनिंग क्या होता है? प्रवर्तन का मीनिंग है कि जब कंपनी को फॉर्म किया जाता है तो उससे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है कि भाई कंपनी में कितना किस ऑब्जेक्ट से हम कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, साथ में इस कंपनी से हमें कितना प्रॉफिट अर्न हो सकता है, एक एस्टिमेट, ठीक है। तो ये सारी और जितना प्रॉफिट अर्न करना है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से इसको बिजनेस को, कंपनी को रन किया जाना है। तो ये सारी जो प्लानिंग है ये एट द टाइम ऑफ प्रमोशन ऑफ कंपनी की जाती है। जो ये प्लानिंग करता है वो पर्सन कहलाता है प्रमोटर, प्रवर्तक। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 69 में प्रमोटर को डिफाइन किया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि कंपनीज एक्ट 1956 में प्रमोटर की कोई डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में प्रमोटर को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69। तो लेमैन अगर लैंग्वेज में, जनरल भाषा में अगर हम देखें, सामान्य भाषा में, तो प्रवर्तक कौन हो सकता है? प्रवर्तक वह व्यक्ति हो सकता है जो कि कंपनी के निगमन के लिए जो योजना बनाता है वो प्रवर्तक कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन अराइज होता है, क्या प्रमोटर एक ही होना चाहिए या एक से ज़्यादा हो सकते हैं? तो कंपनी में प्रमोटर एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी प्रमोटर्स हो सकते हैं। मीनिंग और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम सेक्शन 2 क्लॉज 69 को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 69 में 3 बातें दे रखी हैं, 3 पॉइंट्स हैं जो कि ये शो करते हैं कि हु विल बी प्रमोटर ऑफ कंपनी। ओके, 2 क्लॉज 69 का फर्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं डेफिनेशन में, जिस व्यक्ति का नाम विवरण पत्रिका यानी कि प्रोस्पेक्टस में लिखा जाता है एज अ प्रमोटर ऑफ कंपनी, वह व्यक्ति कंपनी का प्रवर्तक माना जाएगा, प्रमोटर कहा जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि अ पर्सन हु इज नेम्ड एज अ प्रमोटर इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो प्रोस्पेक्टस को भी डिफाइन कर रखा है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 70 में। प्रोस्पेक्टस मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बता रही हूँ। प्रोस्पेक्टस होता है, आपने देखा होगा, हम एडमिशन भी लेते हैं अगर किसी इंस्टीट्यूट में तो वहाँ पर हमें प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में ऐसे ही कंपनी का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। और प्रोस्पेक्टस जो होता है उसमें कंपनी की डिटेल्स होती हैं, कंपनी के प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी उनका प्रॉफिट का एस्टिमेशन है और उसका जो आगे फ्यूचरिस्टिक ऑब्जेक्ट है वो सारे उसमें मेंशन होते हैं, ताकि एक इन्वेस्टर को पता लग जाए कि जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उसका प्रॉफिट कितना एस्टिमेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि हु इज प्रमोटर, हुज नेम इज मेंशन इन प्रोस्पेक्टस, ठीक है। दूसरा, 2 क्लॉज 69 के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति
का कंपनी पर कंट्रोल है, नियंत्रण है। अब वो व्यक्ति या तो शेयर होल्डर हो सकता है या फिर डायरेक्टर भी हो सकता है। तो जो पर्सन कंपनी को कंट्रोल करता है वो पर्सन भी क्या हो सकता है, प्रमोटर हो सकता है। ठीक है। अब कंट्रोल को अगर हम यहाँ देखें कि नियंत्रण का मतलब क्या है, तो इसके लिए भी सेक्शन 2 क्लॉज 27 डिफाइन करता है कि कंट्रोल का मतलब यही माना जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कंपनी के डायरेक्टर्स को मेजॉरिटी, जो डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी है उसको अपॉइंट करने की अगर पावर है, तो उस पर्सन का कंपनी पर कंट्रोल माना जाता है। अगर मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 का है, यानी 10 डायरेक्टर्स हैं, और उनमें से अगर एक शेयर होल्डर के पास या एक पर्सन के पास या किसी के पास अगर उसके 6 या अबव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की पावर है, तो फिर वो पर्सन एज अ प्रमोटर माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, अगर कोई पर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रित करता है या फिर उन्हें कोई सलाह देता है या इंस्ट्रक्शंस देता है, तो फिर वो पर्सन भी क्या कहलाया जाएगा, प्रमोटर कहलाया जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजो है कि जो पर्सन एडवाइस दे रहा है या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, सुझाव दे रहा है, वह पर्सन प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं होना चाहिए। इट मीन्स प्रोफेशनल कैपेसिटी कैसे, सीए, सीएस या एडवोकेसी में, इनमें वो पर्सन नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वी कैन से कि अ पर्सन हु instructs the board of director other than a person of professional capacity shall be treated as a promoter of company। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर ये 3 तरीके से प्रमोटर को सेक्शन 2 क्लॉज 69 ने माना है। प्रमोटर जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड है, प्रमोटर जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी को कंट्रोल करता है, और प्रमोटर जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस देता है। ठीक है। अब आते हैं, आज हम और डिस्कस करते हैं कि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं उनकी लीगल पोजीशन क्या होती है। ठीक है। तो लीगल पोजीशन अगर हम देखें तो क्या कंपनी का प्रमोटर कंपनी का एजेंट माना जाएगा या कंपनी का प्रमोटर क्या ट्रस्टी माना जाएगा, ये 2 बातें हम डिस्कस करेंगे। क्या कंपनी का प्रमोटर कंपनी का एजेंट होता है और कंपनी का प्रमोटर क्या कंपनी का ट्रस्टी होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रमोटर एज एन एजेंट ऑफ कंपनी। मैं आपको बता दूं कि प्रमोशन की जो स्टेज होती है, अभी तक कंपनी अपने एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, अभी ये क्या है, इनिशियल स्टेज है। तो कंपनी अगर जब एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसका कोई अभी अस्तित्व नहीं है, तो उसका कोई एजेंट नहीं हो सकता है। ओके। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रवर्तक है वो कंपनी का एजेंट है। क्यों? क्योंकि एक रूल हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखा है कि फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट प्रिंसिपल विल बी लाइबल। ओके। यहाँ पे क्या कंपनी प्रिंसिपल बन सकती है, कंपनी तो अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो फिर प्रिंसिपल होने की बात अराइज नहीं होती है। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है व्हेन वी डिस्कस दैट प्रमोटर एज अ ट्रस्टी ऑफ कंपनी। जब कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो कंपनी के पास कोई प्रॉपर्टी का कंट्रोल भी नहीं है अभी, और जब कंट्रोल नहीं है तो ट्रस्टी के हाथ में अभी कोई प्रॉपर्टी होल्ड भी नहीं हुई है। तो ये दोनों बातें जो हैं ये कंक्लूड करती हैं दैट प्रमोटर इज नीदर एजेंट नॉर ट्रस्टी ऑफ कंपनी। लेकिन एक बात यहाँ पर ये है कि कंपनी और प्रमोटर का जो रिलेशन होता है वो फिड्यूशियरी नेचर का होता है, फिड्यूशियरी रिलेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं
वैश्विक संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर जो विश्वास के ऊपर रहता है संबंध, वो कंपनी और प्रमोटर के बीच होता है। जब हम ये बात डिस्कस करते हैं कि कंपनी का एजेंट जो है, प्रमोटर जो है वो एजेंट है या नहीं, तो इससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मान लीजिए प्रमोटर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या कंपनी उसके लिए लाइबल होगी? तो मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले जितने कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, प्रारंभिक स्तर के संविदाएं कहलाती हैं, अनुबंध कहलाते हैं। तो कंपनी जो है अपनी एग्जिस्टेंस में आने से पहले किसी भी अनुबंध के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। तो कंपनी shall not be liable for the contracts made at the stage of promotion of company। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि कंपनीज एक्ट की बात करें तो यहाँ कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट की बात करते हैं तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 वहाँ क्लियर करता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस केस में कंपनी के डायरेक्टर्स उसे रेटिफाई करके, कब? जब कंपनी का निगमन हो चुका है, इनकॉर्पोरेट हो चुकी है कंपनी, उसके बाद कंपनी जो है उसे रेटिफाई करके उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे उनको वैलिडिटी दे सकती है। तो ये जो रिलीफ है ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में दे रखा है, लेकिन अगर हम कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर साफ बोल रखा है क्लियरली, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि कंपनी के जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको वैलिडली डील किया जाए। ओके, तो आज की क्लास में हमने प्रमोटर, मीनिंग ऑफ प्रमोटर एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर देख लिया है, and legal position of promoter and the status of the contract at the stage of promotion of company। ये 3 टॉपिक हम आज डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रमोटर के ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ को एंड राइट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।